हम हारना हमको मंजूर है, हमको जनसुराज बंद करना मंजूर है, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पीके ने बीजेपी के 30 साल के किले को सिर्फ 30 दिन में ही ध्वस्त कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट पर, उस सीट पर जहां 30 वर्ष से भाजपा हारी नहीं है, वहां पर चुनाव हो रहा है। और वो चुनाव अगर भाजपा इतनी बुरी तरीके से हार जाए, सिर्फ चुनाव ना हारा है, हर बूथ हार जाए, तो निश्चित तौर पे ये रेफरेंडम है। ये दिखाता है कि जो सम्राट चौधरी का चेहरा है, जो उनकी नीतियां हैं, जो जिस तरह से सरकार चल रही है, उससे जनता कितनी खुश है। इस परिणाम के बाद क्या बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है? क्या बांकीपुर की जीत विपक्ष की उम्मीद की जीत है? और क्या प्रशांत किशोर मगध के नए चाणक्य के तौर पर उभर रहे हैं? ये कई सवाल है जिनका हम आज जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो क्या बिहार और देश की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट एक बड़ा मोड़ साबित होगा? लंबे समय से बीजेपी की गढ़ रहे इस सीट पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक पीके की जीत के मायने क्या है? पीके ने बांकीपुर सीट 19,324 वोटों के भारी अंतर से जीती है। प्रशांत किशोर को कुल 64,151 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के नीरज कुमार को 44,827 वोट मिले। वहीं आरजेडी कैंडिडेट रेखा गुप्ता 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इस जीत के बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि क्या प्रशांत किशोर मगध के नए चाणक्य बनकर उभरे हैं? क्या इस जीत के बाद पीके राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष के नए रणनीतिकार के तौर पर उभरेंगे? चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने अपनी जनसुराज यात्रा और धरातल पर किए गए जमीनी कार्यों के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि बांकीपुर की जीत केवल एक उपचुनाव की जीत नहीं है, बल्कि जनता के बदलाव के मूड को भी दर्शाती है। प्रशांत किशोर ने शिक्षा, रोजगार और सुशासन के मुद्दों को अपनी राजनीति के केंद्र में रखा, जिससे युवाओं और आम नागरिकों का रुझान उनकी तरफ बढ़ा है। बांकीपुर के नतीजों ने बिहार में पारंपरिक जातिगत और दलीय राजनीति को चुनौती दी है। तो क्या पीके विपक्ष की कमान संभालेंगे? क्या आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर बिहार ही नहीं, देश में विपक्षी पार्टियों की कमान संभालेंगे? ये भी सवाल उठ खड़ा हुआ है। तो जानकारों का कहना है कि इस बात पर निर्भर करेगा ये सब कि वो अन्य राज्यों और आने वाले बड़े चुनाव में अपनी पार्टी का प्रदर्शन कैसे रखते हैं। हालांकि मगध की धरती पर उनकी इस धमाकेदार राजनीतिक एंट्री ने बिहार ही नहीं, बल्कि देश भर के राजनीतिक पंडितों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या एक नया विकल्प आकार ले रहा है? क्या विपक्ष का एक नया चेहरा मिल गया है? देश के अलग अलग पार्टियों और राजनीतिक एक्सपर्ट्स ने बांकीपुर की जीत के मायने तलाशे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि विपक्ष की उम्मीद की जीत है। बांकीपुर की जीत भाजपा की लंबे समय से मजबूत शहरी गढ़ में सेंध है, जहां पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जीतते रहे थे। जनसुराज को साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 0 सीट्स मिली थी। उसके बाद ये पहली उनकी चुनावी सफलता है। तो क्या ये तीसरे विकल्प का भी संकेत है? बिहार की राजनीति मुख्य रूप से एनडीए और महागठबंधन के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये तो हम देखते ही आए हैं लंबे समय से। प्रशांत किशोर ने खुद को विकास, शिक्षा, रोजगार, पलायन और साफ छवि वाले विकल्प के रूप में पेश किया। कई रिपोर्ट में ऊपरी जाति के पारंपरिक भाजपा वोटर्स के असंतोष, मुस्लिम यादव वोटरों के एक हिस्से का समर्थन और जेनजी की नाराजगी का जिक्र है। मतदान प्रतिशत कम रहा, लगभग 34% भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर पहली बार खुद मैदान में उतरे और जीत का परचम उन्होंने लहरा दिया। पीके का पूरा कैंपेन किस तरफ रहा, ये भी आपको समझाते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर ने इस पूरे कैंपेन में इसे सिर्फ विधायक चुनने का चुनाव नहीं, बल्कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व मोदी शाह को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर संदेश बताया। उन्होंने साफ साफ बीजेपी पर छवि, सक्षम नेतृत्व, शिक्षा, रोजगार पर फोकस नहीं करने का मुद्दा बनाया। जनसुराज और विधानसभा में मौजूद हैं और प्रशांत किशोर बिहार में किसी भी दल के साथ फिलहाल गठबंधन से इंकार करते हैं। वे राजद या कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ना चाहते, बल्कि स्वतंत्र तीसरी ताकत बनने की कोशिश करते रहते हैं। अगर वो बांकीपुर में अगले कुछ महीनों में दिखने वाले बदलाव लाते हैं, जैसा उन्होंने वादा किया है, तो विश्वसनीयता बढ़ेगी। हालांकि एक सीट से पूरे राज्य या विपक्ष का चेहरा बनना मुश्किल जरूर है। राजद अभी भी मजबूत क्षेत्रीय ताकत है। भाजपा के पास सत्ता है, संगठन है और आने वाले चुनाव, लोकसभा या फिर अगला विधानसभा चुनाव में जनसुराज को वोट प्रतिशत और सीटें बढ़ानी होंगी। प्रशांत किशोर की ताकत संगठन निर्माण, मुद्दे आधारित अभियान और मीडिया में जगह बनाने में है, लेकिन पारंपरिक जाति समीकरणों को पूरी तरह तोड़ना चुनौतीपूर्ण रहेगा।
जानकार ये भी बताते हैं कि एक उपचुनाव राष्ट्र समीकरण नहीं पलटता, फिर भी भाजपा के लिए चेतावनी है। खासकर शहरी मध्यम वर्ग और युवा वोटर्स में असंतोष को दूर करना होगा। प्रशांत किशोर राष्ट्रीय राजनीति में किसके साथ जाएंगे, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। आने वाले समय में कांग्रेस या अन्य दलों के लिए प्रशांत किशोर सहयोगी या प्रतिस्पर्धी दोनों ही हो सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रशांत किशोर को लेकर चर्चा बढ़ेगी, खासकर अगर वो बिहार से आगे विस्तार करते हैं। लेकिन अभी जनसुराज का मुख्य फोकस बिहार ही है। अगर जनसुराज संगठन मजबूत करता है और विकास का मॉडल पेश करता है तो ये क्षेत्रीय राजनीति में तीसरी लहर का हिस्सा बन सकता है, वरना एक हाई प्रोफाइल जीत के बाद स्थिर होना मुश्किल हो सकता है। कुल मिलाकर बांकीपुर की जीत जनसुराज और प्रशांत किशोर के लिए उम्मीद जगाने वाली है, खासकर 2025 की हार के बाद। ये मगध के नए चाणक्य वाली छवि को मजबूत करती है, लेकिन विपक्ष का स्थायी चेहरा बनने के लिए उन्हें लगातार प्रदर्शन, संगठन और बड़े पैमाने पर समर्थन जुटाना होगा। राजनीति में एक जीत शुरुआत है, अंत नहीं। आने वाले महीनों में बांकीपुर में उनके काम और बिहार की राजनीति का रुख इस बात को साफ करेगा। इधर बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार ने बिहार एनडीए में हलचल बढ़ा दी है। इसके बाद नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकात हुई, जो कि काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि बिहार में उपचुनाव के नतीजे कभी भी विधानसभा चुनाव के पक्के संकेत नहीं होते। साल 2010 में भी ऐसा ही हुआ था। फिलहाल इसे केवल एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। जेडीयू और बीजेपी को तालमेल बढ़ाना होगा। बांकीपुर की हार उनके लिए वाकई झटका है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि यह भ्रम हो सकता है, क्योंकि बिहार हर बार चौंकाता है। बांकीपुर उपचुनाव में हार के अगले दिन ही नीतीश कुमार नई दिल्ली आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। बांकीपुर के हार के बाद नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मीटिंग बेहद अहम मानी जा रही है। दरअसल बिहार में एनडीए गठबंधन के दोनों साथियों में खट्टा मीठा रिश्ता हमेशा से रहा है। साल 2020 चुनाव के बाद ये और तेज हुआ, जब ज्यादा सीटों पर लड़ने के बावजूद जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर सिमट गई थी। इसके बाद भी जब उपचुनाव हुए, गठबंधन धर्म के बावजूद दोनों दल एक दूसरे की ताकत की टेस्ट लेते नजर आए। बोचहा में बीजेपी की बेबी कुमारी की हार इसी का नतीजा थी। उस समय जेडीयू खेमे में एक अलग तरह का जश्न था। अब तक बड़े भाई की भूमिका में रही जेडीयू के लिए बीजेपी की हार मलहम का काम कर रही थी। हालांकि इसके बावजूद नीतीश कुमार ने अगस्त में यू टर्न ले लिया, जब साल 2020 बोचहा में स्थानीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ सवर्णों में नाराजगी की बात सामने आ रही थी। इसके उलट जब कुर्नी का उपचुनाव हुआ तो बीजेपी का कैडर जेडीयू को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि चुनाव दिसंबर में था और नीतीश अब तेजस्वी के साथ सरकार चला रहे थे। ये सीट आरजेडी विधायक के अयोग्य घोषित होने के बाद खाली हुई थी। फिर क्या था? जो ताकतें बोचहा में बीजेपी की हार का कारण बनी, वही कुंडी में बीजेपी के केदार गुप्ता की जीत के कारण बन गई। अब बांकीपुर में बीजेपी की हार के बाद जेडीयू कैसा महसूस कर रही है, इसे समझना ज्यादा मुश्किल है नहीं। श्याम रजक की नसीहत आ चुकी है, बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मान करे। ये बयान अपने आप में गठबंधन के भीतर की मनोदशा को दिखाता है। देखिए, बिहार की राजनीति लंबे समय से त्रिकोणीय रही है। यहाँ जो दो ध्रुव एक साथ जाते हैं, सरकार उसी की बनती है। नीतीश कुमार अब सार्वजनिक तौर पर बीजेपी के साथ स्थायी रहने की बात कर चुके हैं। ऐसे में जब तक जेडीयू का अस्तित्व है, वो नहीं चाहेगी कि प्रशांत किशोर जैसे कोई भी तीसरी ताकत बिहार में उभरे। वैसे भी बिहार के उपचुनाव पहले कभी बड़े संकेतक नहीं रहे हैं। साल 2010 के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले 10 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। ये सभी सीटें एनडीए के पास थी, लेकिन उनमें से 5 पर आरजेडी ने कब्जा कर लिया। ये सीटें थी लौकहा, त्रिवेणीगंज, रुपौली, बायसी और कस्बा। उस समय भी यही नैरेटिव बना कि साल 2010 से पहले आरजेडी का कमबैक हो रहा है, लेकिन जब अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव हुए तो पूरी तस्वीर बदल गई और आरजेडी सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई। यानी बिहार की राजनीति में उपचुनाव को अंतिम संकेत मान लेना अक्सर गलत साबित होता है। इसलिए बांकीपुर को अगर किसी फ्रेम में रखना है तो उसे चेतावनी के तौर पर देखा जा सकता है, भविष्यवाणी के तौर पर नहीं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी, स्थानीय समीकरण और तालमेल की कमी जैसे मुद्दे मौजूद हैं, लेकिन इसे भविष्यवाणी मान लेना जल्दबाजी होगी। बिहार में असली फैसला हमेशा बड़े चुनाव में होता है, जहां मतदाता स्थानीय समीकरणों से आगे बढ़कर स्थिरता, नेतृत्व और व्यापक राजनीतिक विकल्प को ध्यान में रखता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई तीसरी ताकत के तौर पर अब बिहार में प्रशांत किशोर उभरेंगे, या फिर जो नैरेटिव 2010 में हुआ था वही अब आने वाले विधानसभा चुनाव में रिपीट होगा और लोकसभा चुनाव में भी, या फिर प्रशांत किशोर कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर बिहार में लेकर आने वाले हैं? आपको क्या लगता है, कैसे जीते हैं प्रशांत किशोर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।